खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी बात करते हैं। अगर सोचिए आपके लिए गाने बंद हो जाएं, आपके लिए पिक्चरें बैन कर दी जाएं, आपके लिए अखबार और मीडिया यानी न्यूज बंद कर दिया जाए तो देश में क्या हालात होंगे। 46 साल पहले देश में ऐसे ही हालात थे। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे भूलें आपातकाल। यह देखिए जॉर्ज फर्नांडिस की उस दौरान की तस्वीरें जो अब से 46 साल पहले उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। ये जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें, ये जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीरें। देश के रक्षा मंत्री रहे, किस तरह उनके हाथों में हथकड़ी और जंजीरें थीं। ये आपातकाल की याद ताजा कराती हैं। आइए आपको आपातकाल की एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लाठियां भांजी गई खुलेआम, आम लोगों पर लाठियां बरसाई गई। ये देखिए तस्वीरें, बेरहमी से लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनके मौलिक अधिकार कुचल दिए गए और संविधान को पूरी तरह से दबा दिया गया। यह थे आपातकाल की स्थिति। आइए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन बाकायदा एक फोटो शेयर की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर प्रधानमंत्री ने शेयर की, फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, प्रधानमंत्री ने इसे साझा करते हुए किनारे अगर आप देखिए एक तरफ तो जॉर्ज फर्नांडिस की हाथों में बेड़ियां लगी तस्वीरें हैं जो आपातकाल की याद दिलाती हैं, जो संविधान के काले अध्याय की याद दिलाती है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने यह तस्वीर साझा की थी। आइए आपको दिखाता हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया। आज आपातकाल के दिन प्रधानमंत्री ने देश को याद दिलाया कि वो काला दिन याद रहे जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और वैसी स्थिति ना आए। प्रधानमंत्री ने लिखा, इमरजेंसी में कांग्रेस ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल डाला। हम सभी उन महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और लोकतंत्र की रक्षा की। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इमरजेंसी के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 के दौर में हमारे देश ने देखा कि किस तरह संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय मूल्यों के अनुसार रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया था। आइए अब आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब संसद में 25 जून की तारीख 2019 जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, क्या सोनिया गांधी और क्या राहुल गांधी, खामोश, चुप और सन्न थे और बगले झांक रहे थे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री का वो भाषण। आज 25 जून है साहब, आज 25 जून है साहब। लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और
उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा सबसे परे उठर करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, आइए इतिहास के वो पन्ने पलटते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था 25 जून को। 25 जून 1975 की आधी रात को देश भर में इमरजेंसी लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने रातों रात देश भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। यहां तक कि कैबिनेट को भी सुबह इसकी जानकारी दी गई। इससे पहले किसी भी मंत्री को यह मालूम नहीं था कि देश में आपातकाल लग गया है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। लोग अपनी शिकायत लेकर कहीं जा नहीं सकते थे, किसी चीज की डिमांड और मांग नहीं कर सकते थे, किसी अन्याय का विरोध नहीं कर सकते थे। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। सरकार को अगर लगता था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। आजकल आप चारों तरफ जिस अभिव्यक्ति की आवाज पर हो हल्ला सुनते हैं, इमरजेंसी के दौरान इसे पूरी तरह से सीज कर दिया गया था। यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। यहां तक कि विरोधी दलों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण सरीखे तमाम ऐसे नेता थे जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोट दिया गया। खुलकर लिखने की आजादी छीन ली गई। पुलिस की ज्यादतियों पर कोई रिपोर्ट करता था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। मीडिया हाउसों पर सरकार ने अपने मुताबिक लिखने का दबाव बनाया, यानी मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकती थी। आपातकाल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी निशाना बनाया गया। गुरुदत्त की फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप देशभक्ति की पिक्चरें नहीं दिखा सकते। यहां तक कि किशोर कुमार के गानों पर भी रोक लगा दी गई। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता तो उस पर सख्ती की जाती थी। यह था आपातकाल। आइए आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए वो वक्त, इतिहास का वो काला अध्याय जब बाकायदा रेडियो पर आपातकाल की घोषणा और ऐलान किया गया था। सुनिए जरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लेकिन देश ने माफ नहीं किया। देश ने लोकतंत्र को और संविधान को कुचलने वालों को बख्शा नहीं। उसके बाद जो चुनाव हुए 1977 में, देखिए कांग्रेस को साफ कर दिया पूरी तरह से। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ चुनावों में। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो गई। जो कांग्रेस आजादी के बाद से सत्ता में थी वो सत्ता से बाहर हो गई। दरअसल 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई। इसके ठीक 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई। लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। कांग्रेस बुरी तरह हार गई और आजादी के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हुई। सोचिए, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
खुद उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव हार गई, जिस वजह से इमरजेंसी लगाई थी, जिनके बारे में तब कहा जाता था कि वो दुनिया की कुछ गिनी चुनी शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं, वो तक चुनाव हार गई। कांग्रेस विरोधी दल सत्ता में आए और जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 1977 के चुनावी गणित पर अगर नजर डालें तो देखिए आपके सामने, जनता पार्टी की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन ने 295 सीटें जीती थी। सोचिए 1977 में कांग्रेस को हराना और 295 सीटें जीतना, यानी ये हिंदुस्तान की संस्कृति में है लोकतंत्र। यही वजह है कि इमरजेंसी लगाने वालों को धो डाला था हिंदुस्तान के लोगों ने, जबकि कांग्रेस को 154 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो विपक्ष को 41% से ज्यादा वोट उस दौर में मिले थे और कांग्रेस को 35% वोट मिले थे। हालांकि आज की कांग्रेस को देखें तो इमरजेंसी के दिनों से भी ज्यादा बुरी हालत में है। कांग्रेस के पास इस वक्त लोकसभा की 60 सीटें भी नहीं है। यह है कांग्रेस की असली हालत। आइए आपको दिखाते हैं, आज राहुल गांधी भी एकाएक जागे, उन्होंने ट्वीट किया। आज आपातकाल के दिन राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, देखिए। कांग्रेस ने राहुल के इस विचार को साझा किया। लोकतंत्र का मतलब है कि मनमानी चीजें ना हो। लोकतंत्र का मतलब होता है फैसलों को साझा करना। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि इस प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया जाए। यह कह रहे हैं राहुल गांधी, वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जिसके लिए इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया था, यानी भारत इंदिरा और इंदिरा ही भारत थी। वो राहुल गांधी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिन्हें हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर यकीन नहीं। सुनिए जरा। किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. Last 6 years is a systematic attack on all these institutions. The democracy in India is dead. It doesn't exist anymore. वो राहुल गांधी जिन्हें लोकतंत्र पर यकीन नहीं, वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे। भला वो आपातकाल को कैसे काला अध्याय मान सकते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी राहुल गांधी के साथी रहे, आपातकाल पर उन्होंने ट्वीट किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया लिख रहे हैं, आज ही के दिन 46 साल पहले देश में आपातकाल लगाया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया लिख रहे हैं, रातों रात देश को जेल खाना बना दिया गया था। प्रेस, कोर्ट, अभिव्यक्ति की आजादी, सबको कुचल दिया गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन सभी को मेरा शत शत नमन। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है, जो राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, इसलिए अब सब कुछ संविधान कानून के हिसाब से चलता है। इसलिए कथित जीजा जी देश के, उनका भी चालान कट गया। रॉबर्ट वाड्रा का भी चालान कट गया। ये आपको हम बताने जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा का चालान दरअसल कैसे कटा। आइए आपको बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर मुश्किल में है। आपको बताने जा रहे हैं, राहुल के जीजा जी का दिल्ली पुलिस ने चालान काट दिया। आरोप लगा कि रॉबर्ट वाड्रा पर खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने का। घटना बुधवार की है, जब दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे से आ रही एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। रॉबर्ट वाड्रा अपने सुरक्षाकर्मी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत वाड्रा की गाड़ी का चालान काटा। दरअसल 184 में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो समाज में साइकिल चलाकर बेहतर लाइफ जीने का संदेश देते हैं, उन्हीं वाड्रा पर रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारा और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। हजरत निजामुद्दीन थाने में बाकायदा चालान किया गया। रॉबर्ट वाड्रा को मैन ऑफ द कंट्रोवर्सीज भी कहा जाता है कि विवादों से घिरे रहते हैं रॉबर्ट वाड्रा। थोड़ा पीछे जाएं तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेशों में बेनामी संपत्ति होने के कई आरोप हैं। साथ ही
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर लैंड स्कैम तक में वाड्रा पर कई आरोप लग चुके हैं और उन पर डेंजरस ड्राइविंग यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का मामला भी सामने आ चुका है। तो उनको भी चालान देना पड़ा क्योंकि देश के हालात अब बदल गए हैं। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप किसी पार्टी के दामाद हैं तो आपको किसी कानून और संविधान से छूट मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्विटर चिड़िया की, क्योंकि ट्विटर का देश विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। सोचिए, देश के केंद्रीय मंत्री, देश के उपराष्ट्रपति का वेरीफाई अकाउंट हटा दिया, पहले देश के केंद्रीय मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यह मैं आपको दिखा रहा हूं जो ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट डिलीट किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री का अकाउंट देख रहे हैं, अकाउंट हैज बीन लॉक। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं पहले मैं, ये फुल स्क्रीन दिखाइए जरा कैसे केंद्रीय मंत्री का अकाउंट लॉक कर दिया गया। ब्लॉक वाली तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, जो अकाउंट ब्लॉक किया गया वो तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उनका अकाउंट लॉक किया गया। ये देखिए, रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ट्विटर ने लॉक कर दिया। सोचिए, ये है ट्विटर का देश विरोधी एजेंडा। आइए आपको बताते हैं, ट्विटर दरअसल अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। कैसे ट्विटर जो देश विरोधी हैं उनका अकाउंट कभी लॉक नहीं करता है, सस्पेंड नहीं करता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर देता है। क्या ट्विटर को देशद्रोही पसंद है और इसी एजेंडे के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों पर तो एक्शन नहीं लेता, लेकिन देश के कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर देता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के कानून मंत्री का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया? भारत में कारोबार करने वाला ट्विटर आखिर कैसे भारत के कानून की बजाय अमेरिका के कानून के तहत काम कर सकता है? 2019 में ट्विटर ने भारत में 56 करोड़ रुपए कमाए। सोचिए, जो ट्विटर हिंदुस्तान से 56 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है और भारत में 1 करोड़ 75 लाख ट्विटर अकाउंट हैं। ट्विटर ने डिजिटल मिलेनियम एक्ट का उल्लंघन का मामला बताया है। सवाल यह है कि भारत में अमेरिका का कानून कैसे चल सकता है? क्या ट्विटर देश के कानून से ऊपर है? नए आईटी एक्ट को मानने में वो आनाकानी कर रहा है। कभी उपराष्ट्रपति तो कभी कानून मंत्री के ट्विटर अकाउंट पर वो अपनी मनमानी कैसे चला सकता है? इस फेक न्यूज फैक्ट्री पर लगाम लगनी जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज को रोकने में ट्विटर के नियम फेल हो रहे हैं। घंटों तक फेक न्यूज ट्विटर पर ट्रेंड करता रहता है, लेकिन ट्विटर इस पर कभी रोक नहीं लगाता। सवाल बुनियादी यही है। आइए अब आपको दिखाते हैं ट्विटर की देश विरोधी हरकत। ट्विटर ने कैसे अब तक किस किस का अकाउंट ब्लॉक किया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ट्विटर ने सबसे पहले क्या किया, ट्विटर ने क्या किया, कैसे देश विरोधी एजेंडा ट्विटर चलाता रहा है। ट्विटर इस तरह की मनमानी पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले भी ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति, आपको याद होगा, वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया था। दरअसल ट्विटर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड करते हुए उसमें ब्लू टिक हटा दिया था। जैसे ही उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटने की खबर आई तो ट्विटर पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाद में हुआ क्या कि सरकार की नाराजगी के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर पर ब्लू टिक बहाल कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाकर अनवेरिफाइड कर दिया गया था। दरअसल सरकार की नई गाइडलाइन के बाद ट्विटर और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से पहले ब्लू टिक हटाया गया और कुछ घंटे बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया। इसके अलावा संघ से जुड़े सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल के अकाउंट के साथ भी ट्विटर ने यही खेल किया था। कृष्ण गोपाल के साथ ही संघ से जुड़े नरेश सोनी का अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया गया था। यह है ट्विटर का देश विरोधी एजेंडा। आइए आपको बताता हूं मैं कैसे कानून मंत्री ने सवाल किए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, कानून मंत्री सीधे पूछ रहे हैं, क्या ट्विटर एजेंडा चला रहा है? इसके अलावा जल्दी से मूव करें इसे। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है ट्विटर की हरकत। ब्लॉक करने से पहले, ये वेरीफाइड का अकाउंट है, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, अगर ब्लॉक करने जा रहे हैं तो पहले उन्हें खबर देंगे, सूचना देंगे, लेकिन नहीं, ब्लॉक करने से पहले नोटिस तक नहीं दिया गया। उनका सीधा सवाल है, नए आईटी कानून पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरअसल ट्विटर पर जब कानून लागू करने की बात हो रही है तो ट्विटर ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह कहना है सरकार का। नए आईटी कानून को मानना ही होगा, यानी ट्विटर की कोई चाल काम नहीं आने वाली। अब आपको दिखाते हैं ट्विटर का दोगलापन, कैसे देश विरोधी है ट्विटर, जरा देखिए।
अब आपको बताते हैं ट्विटर का गंदा धंधा। दरअसल उपराष्ट्रपति से लेकर कानून मंत्री के अकाउंट को तो ये अनवेरिफाइड और ब्लॉक करता है, लेकिन देशद्रोहियों को अपना एजेंडा चलाने का मंच मुहैया कराता है। फेक न्यूज फैक्ट्री को लेकर ये कोई कार्रवाई नहीं करता। हाल ही में गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के फेक वीडियो ट्विटर पर करीब 10 घंटे तक शेयर होते रहे, लोग कमेंट करते रहे, लेकिन ये फेक वीडियो निकला और बावजूद इसके ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस फेक वीडियो को बाकायदा आगे बढ़ाया और उनको फॉलो करने वाले हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और शेयर किया, लेकिन ट्विटर ने स्वरा के अकाउंट को ना तो ब्लॉक किया और ना ही अनवेरिफाइड किया। इसी वीडियो को मोहम्मद जुबैर ने भी शेयर किया और दंगा फैलाने की साजिश रची, लेकिन ट्विटर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कई पत्रकारों ने भी एजेंडे के तहत इस वीडियो को शेयर किया था, इसमें राणा अयूब भी शामिल है। गाजियाबाद के इस फेक वीडियो को कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भी शेयर किया और ट्विटर ने उनके अकाउंट को भी ब्लॉक नहीं किया। गाजियाबाद में दर्ज एफआईआर में इन सभी के नाम है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर अपना एजेंडा चला रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, अनिल देशमुख पर उगाही और वसूली का आरोप लगा। 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर आज ईडी की रेड हुई। आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि अनिल देशमुख पर उगाही के मामले में, यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अनिल देशमुख का जो नागपुर में घर है वहां रेड हुई है। ईडी की टीम पहुंची। दिन में 5 अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई। ये जो तस्वीर हम आपको नागपुर की दिखा रहे हैं, मुंबई में भी उनके घर में मुंबई पर भी रेड हुई, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये अनिल देशमुख का मुंबई में घर है जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप भी है। इस मामले में देशमुख के मुंबई आवास पर भी रेड हुई। 5 ठिकानों पर रेड की गई। न सिर्फ ये बल्कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं उनके घर भी, संजीव पलांडे, उनके ठिकाने पर रेड हुई। और ये देखिए, उनके पीएस, अनिल देशमुख के पीएस संजीव पलांडे को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देशमुख के पीएस को, पर्सनल सेक्रेटरी को ईडी की टीम ले गई। आइए आपको बताते हैं किस मामले में उन पर यह एक्शन हुआ है और इस एक्शन के बाद वो क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। तो मुंबई से लेकर नागपुर तक देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आपको बताते हैं कि छापेमारी क्यों की गई। दरअसल परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था, जिस पर मामला कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। जब शुरुआती जांच की गई तो उसी के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगा तो मई में ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया। आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग के। इसी सिलसिले में आज ईडी ने 5 जगहों पर छापेमारी की। करीब 7 घंटे तक ईडी की यह कार्रवाई चलती रही। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कहां रेड पड़ी। 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 5 ठिकाने हम आपको बताने जा रहे हैं अनिल देशमुख के। अनिल देशमुख का सरकारी निवास है ज्ञानेश्वरी बंगलो, मुंबई में, वहां रेड पड़ी। निजी निवास उनका सुगदा टावर मुंबई में है, वहां ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा उनका निजी निवास जो नागपुर में, जो शुरू में मैंने तस्वीरें दिखाई, वहां रेड पड़ी। कुंदन शिंदे जो कि देशमुख के पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उनके यहां रेड पड़ी। संजीव पलांडे जिन्हें ईडी अपने साथ ले गई, उनके ठिकाने पर रेड पड़ी। तो ये 5 ठिकाने देशमुख पर जिन पर छापेमारी हुई है। आइए अब आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस छापेमारी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर के पद से उनको जब हटाया गया क्योंकि उनका रोल बड़ा सस्पिशियस था, उनको जब हटाया गया, उनको हटाने के बाद में परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, माजी पुलिस कमिश्नर मुंबई, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए, फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। मेरा कहना है कि जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहाँ बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहाँ से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहाँ से पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए।
तो पहली बार देशमुख के ठिकाने पर छापेमारी नहीं हुई। इससे पहले आपको याद होगा 24 अप्रैल को सीबीआई की टीम पहुंची थी देशमुख के ठिकाने पर और रेड की थी सीबीआई ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीबीआई पहुंची थी उस वक्त भी रेड करने के लिए। 24 अप्रैल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर देशमुख पर इल्जामात क्या है, उन पर इल्जामात क्या क्या है आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल देशमुख पर कौन कौन से आरोप हैं। परमवीर और सचिन वाजे ने क्या क्या आरोप लगाए। दरअसल परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसी चिट्ठी में उन्होंने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया गया था। इस सिलसिले में वाजे और देशमुख की कई बार मुलाकात हुई थी। देशमुख ने बाकायदा वसूली करने का पूरा प्लान बताया था। वहीं सचिन वाजे ने भी देशमुख पर आरोप लगाए। वाजे का कहना था कि जब वो सस्पेंड हुए तो बहाली के लिए देशमुख ने 2 करोड़ रिश्वत की मांग की और जब उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वाजे से देशमुख ने 1650 बार और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा था। आइए आपको बताते हैं कि अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। महाराष्ट्र के सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, ईडी या सीबीआई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। अगर ऐसी कोई बड़ी बात होती है जिसमें राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है, देश के ट्रेजरी को नुकसान है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ज़रूर सीबीआई और ईडी का उसमें आना मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि सरकार के अंग हैं। सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। ये पहले कभी भी नहीं हुआ और प्रधानमंत्री जी भले ही कुछ कह दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संस्थाओं को कमज़ोर किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली की करते हैं। ऑक्सीजन पर कटघरे में अरविंद केजरीवाल। देश की राजधानी दिल्ली में एक दौर ऐसा आया कि ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा त्राहिमाम हो रहा था, लेकिन अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो झूठा हल्ला था। यानी केजरीवाल जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे, 4 गुना ज्यादा। बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट सामने आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं दरअसल इल्जाम क्या लग रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। मामला अदालत तक पहुंचा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया। अब इस कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह रिपोर्ट में क्या है आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में 372 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जबकि दिल्ली की सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की, जो कि दिल्ली की जरूरत से थोड़ा बहुत नहीं, 4 गुना ज्यादा। यानी दिल्ली अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा मांग रही थी। मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 12 राज्यों को ऑक्सीजन की समस्या का सामना करना पड़ा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल। इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली के कई अस्पतालों ने इस दौरान गलत डेटा दिया, लेकिन इस डेटा को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इस मामले को लेकर पैनल ने दिल्ली के 4 अस्पतालों से पूछताछ भी की है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में केजरीवाल सरकार का क्या कहना है और बीजेपी का क्या आरोप है। सुनिए सर। आज आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के
इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? 7 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन ऑडिट को अपोज किया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन ऑडिट करना है। 7 मई को केजरीवाल जी ने उसको अपोज किया कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल अपॉइंट कर दिया, जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ। अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली की सियासत में इस मुद्दे पर खींचतान मची है। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, वक्त बताएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और जनता की लड़ाई कैसे कोर्ट तक पहुंच गई, बात नंदीग्राम की कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए यह नाक की लड़ाई थी। नंदीग्राम की लड़ाई नाक की थी। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर थी और ममता बनर्जी ये नंदीग्राम का चुनाव हार गई। उसके बाद ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई। आइए अब आपको दिखाएं, कोर्ट पहुंचने से पहले आपको दिखाएं कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता को शिकस्त दी। तो शुभेंदु अधिकारी ने कितने वोट से ममता को शिकस्त दी, लेकिन ममता बनर्जी को यह नागवार गुजरा, इसलिए ममता ने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं हुआ क्या। देखिए जरा कि दरअसल ममता ने कैसे अदालत में क्या अपील की है। ममता ने कहा कि दरअसल नंदीग्राम के चुनाव में धांधली हुई है, उनका पहला सबसे बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी ने कितने वोट से ममता ये चुनाव जीती है, देखिए जरा। शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे। ममता बनर्जी को देखिए कितने वोट मिले थे, 1,08,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दोनों के वोट में परसेंटेज में कितना फर्क है ये मैं आपको बताऊं। इलेक्शन कमीशन से दोबारा गिनती की मांग की है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि रिकाउंटिंग कर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से दोबारा मांग की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया कि दोबारा गिनती नहीं होगी। ममता बनर्जी उसके बाद कोर्ट चली गई। हाईकोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी ने खटखटा दिया। हाईकोर्ट ने एकल बेंच का गठन किया, जिसे आप सिंगल बेंच कहते हैं। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच को सौंपा और जस्टिस कौशिक चंदा ने सुनवाई शुरू की इस मामले में। लेकिन इस मामले में आगे क्या हुआ ये आपको आइए अब आपको बताते हैं जरा। इस मामले में आगे क्या हुआ ये आपको बताएं, उससे पहले जरा सुनिए ममता की नाराजगी और गुस्सा किस वजह से। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ममता के हमेशा जूनियर रहे, ये आप कह सकते हैं, और ममता को हराया, ये बात का गुस्सा सबसे ज्यादा है। जरा सुनिए ये उनके बयान। आज के সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। आइए अब आपको बताता हूं कि दरअसल हाईकोर्ट में क्या हुआ है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस मामले में हंगामा मचने की वजह क्या है। 24 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई इस मामले में। हाईकोर्ट में आज भी जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई है, और लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू हुई ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच पर ऐतराज जता दिया। उस वक्त ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ी हुई थी। ममता बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जस्टिस कौशिक बीजेपी के करीबी रहे हैं और ऐसे में उन्हें बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने इस दौरान
रोका भी और तमाम तरह के सवाल भी किए। यहां तक कि कहा कि किसी का कभी किसी के साथ होना या उसके साथ फोटो होना आपत्तिजनक नहीं हो सकता। खुद याचिकाकर्ता के वकील एक सियासी पार्टी से जुड़े हैं तो इस पर क्या आपत्ति हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सबको इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल यह फैसला सुरक्षित है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। बहुत ख्याल रखिए अपना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।